गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर जयश्री डावरे और हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। फूड के इंजेशन और डाइजेशन के बाद थर्ड फेज आता है एब्जॉर्प्शन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन का उद्देश्य होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन के बाद फूड के न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ऐसे रूप में प्राप्त करना जो इजीली एब्जॉर्ब एवं एसिमिलेट किए जा सकें। डाइजेशन की तरह एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी कई स्टेजेस में पूरी होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। Absorption is the passage of digested food material through the lining of intestine into the blood or lymph. एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन माउथ। आमतौर पर मुख द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, किंतु जीभ के नीचे डिसॉल्व होने पर कुछ दवाएं म्यूकस मेम्ब्रेन से होकर ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रिनोलिन। एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। स्टमक में एब्जॉर्प्शन एक लिमिट तक होता है। स्टमक में एब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस में हैं वाटर, ग्लूकोज तथा एल्कोहल। स्टमक की वॉल से होकर सब्सटेंसेस वेनस सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आयरन स्टमक में सर्वाधिक ढंग से फूड सब्सटेंसेस से अलग किया जाता है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है। इसके द्वारा इंजेस्टेड फूड का 90% तक एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स की सरफेस से बाहर निकलने वाले माइक्रोस्कोपिक फोल्ड्स, जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं और यहीं से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए दो पाथवेज पाए जाते हैं। पहला हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसकी वेन्स लिवर में सीधा खुलती हैं। दूसरा इंटेस्टिनल एरिया की लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम तथा थोरैसिक डक्ट के मार्ग से ब्लड में खुलती हैं। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिफरेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन के बाद ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स के रूप में होते हैं। यह मोनोसेकेराइड्स इंटेस्टाइन से पोर्टल वेनस सिस्टम के ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। यह एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट तथा सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। एक मोबाइल कैरियर ग्लूकोज तथा सोडियम आयंस दोनों को अलग स्थानों पर बाइंड करता है तथा साइटोसिल में मुक्त करके फिर दोनों को बाइंड करने का क्रम चलाता है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त की जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए दो थ्योरीज हैं। पहली है लिपोलाइटिक थ्योरी। इसके अनुसार डाइजेशन के समय फैट पूर्ण रूप से हाइड्रोलाइज्ड होकर ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड्स में टूट जाता है। लगभग 70% फैट का हिस्सा लिम्फ में और 30% ब्लड में जाता है। लिम्फ सहित फैट मिल्की दिखाई देता है, जिसे काइल कहते हैं। ग्लिसरॉल वाटर सॉल्युबल होने के कारण सीधा वाटर में घुलकर एब्जॉर्ब हो जाता है, परंतु फैटी एसिड जल में नहीं घुलते और इनके घुलने के लिए बाइल सॉल्ट्स की उपस्थिति अनिवार्य है। सॉल्ट के साथ घुलकर यह एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जो विलाय द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद फैटी एसिड से छूटकर
बाइल सॉल्ट्स लिवर में लाए जाते हैं जहां से वे बाइल द्वारा रीसिंथेसाइज होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जैसे लेसिथिन, ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड्स द्वारा इंटेस्टिनल म्यूकोसा में पुनः फैट का निर्माण करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड कोलिन कॉम्प्लेक्स उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड के साथ मिलकर लेसिथिन बनाता है तथा लेसिथिन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से क्रिया करके फैट का निर्माण करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। विलाई कॉन्ट्रैक्ट होकर काइल को लार्जर लिम्फेटिक्स में भेजती है, जहां से काइल ब्लड फ्लो में प्रवेश करके फैट को बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है। फैट का कुछ अंश ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तथा शेष स्टोर रहता है। फैट एब्जॉर्प्शन की सेकंड थ्योरी है पार्टीशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार फैट डाइजेशन के दौरान पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होता। जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वे मोनो और डाइग्लिसराइड्स और कुछ फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं। इनमें से कुछ ग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाइंग एजेंट्स का काम करते हैं। इसके प्रभाव से अनडाइजेस्टेड फैट मोनो और डाइग्लिसराइड के साथ इमल्सिफाई होकर सीधा लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैटी एसिड ब्लड में फैटी एसिड बाइल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं और लिवर तक पहुंचाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। नॉर्मल कंडीशंस में डाइटरी प्रोटीन लगभग पूर्ण रूप से अमीनो एसिड्स में डाइजेस्ट हो जाते हैं तथा प्रोटीन डाइजेशन के ये एंड प्रोडक्ट्स इंटेस्टाइन से पोर्टल ब्लड में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अमीनो एसिड्स की डिफरेंट क्लासेस के ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट कैरियर सिस्टम्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट की भांति इसमें से कुछ के लिए सोडियम आयंस आवश्यक होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इंटेस्टिनल वॉल्स द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, परंतु फिर भी सभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एक प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन के आयंस आसानी से ऑब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, जबकि मैग्नीशियम और सल्फेट मुश्किल से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। ऑस्मोसिस तथा डोनन इक्विलिब्रियम इसमें कुछ हद तक भूमिका निभाते हैं। इंटेस्टिनल म्यूकोसा में असंख्य वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इनके पार जाकर भोजन से लोड होकर वापस ब्लड तथा लिम्फ में आ जाती हैं। टिश्यूज तथा ब्लड के बीच कुछ केमिकल अट्रैक्शन भी फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब अंत में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आने पर फूड कंटेंट सेमी फ्लूइड होता है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यूज और डाइजेस्टिव ज्यूसेस होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और एंड प्रोडक्ट्स कहलाता है फीसेस या मल। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूसिन सिक्रीट करता है जो फीसेस या मल को ल्यूब्रिकेट करता है एंड फैसिलिटेट्स द पासेज थ्रू द रेक्टम एंड एनस। फूड रेसिड्यूज के साथ साथ मल में बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, स्टेरॉल, म्यूसिन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। एक्सेस कैल्शियम, आयरन और हेवी मेटल्स भी लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा ही उत्सर्जित किए जाते हैं। Thank you students for listening me. Thank you.